हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं आप सभी को क्वेश्चन पेपर आप सभी का जो जो आप लोग 15 तारीख जो पहले इनिंग में आप लोग जो एग्ज़ाम दिए हैं उनका मैं आप सभी को पेपर का जो भी आंसर है वह आप सभी को मैं शेयर करने वाला हूं। जो क्वेश्चन के जो आंसर किए हैं आप सभी को शेयर करूंगा। इसमें ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सिर्फ आप सभी को मैं आंसर बताऊंगा कि कौन सा आंसर आप सभी का राइट होगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, वरना कोई बात नहीं है, आप कभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यदि नॉर्मल को आरपीएलवी के रूप में कोडित किया जाता है तो गैदर का कोड क्या होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि क्या होगा आंसर। तो जैसा कि इसका ऑप्शन नंबर डी ये राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी ये राइट होगा फ्रेंड। जी हाँ दोस्तों, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अब ज़्यादा मैं टाइम लूँगा नहीं क्योंकि अब एक्सप्लेन करने का टाइम है नहीं ज़्यादा, क्योंकि एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप लोग जान भी नहीं पाएंगे कि आंसर क्या होगा इसमें का। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा, सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जनरल हैं, कुछ जनरल कैलेंडर हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा। तो आप सभी को पता ही है इनमें से कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ये राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए ये राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन को ध्यान में देते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि लिखा हुआ है, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था। ए है हैदराबाद, बी है बेंगलोर, सी है कोलकाता और डी है पुणे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। ये राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी कोलकाता ये राइट होगा। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। ए है चीन, दूसरा है कनाडा, फिर यूएसए या फिर इजराइल है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इजराइल ये राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी इजराइल होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस किस राज्य में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है। ए है उत्तर प्रदेश, बी है गुजरात, सी है गोवा, डी है महाराष्ट्र। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। ये राइट होगा। जो लोग ऑप्शन नंबर बी किए होंगे उनका राइट होगा। अब छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। ए है चीन, फिर बी है इजराइल, सी है रूस और डी है यूएसए। तो आप लोगों को पता ही है कि ताइवान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है, तो चीन ही है। तो चीनी यह सब करता रहता है, तो वही होगा। ऑप्शन नंबर ए ये राइट होगा, चीन। आगे बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में कौन से नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। ए है इनमें से कोई नहीं, बी है मून लाइट, सी है स्काई लाइट, डी है स्पेस लाइट। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी स्काई लाइट ये राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां है, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया। ए है अहमदाबाद से लखनऊ, बी है मुंबई से अहमदाबाद, सी है जबलपुर से दिल्ली, डी है चेन्नई से मुंबई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी मुंबई से अहमदाबाद दीजिए राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग को पता ही होगा। ऑप्शन नंबर बी जो लोग किए होंगे उनका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा होगा। नौवां क्वेश्चन, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान लिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। ए है विदेश मंत्रालय, बी है गृह मंत्रालय, सी है संस्कृति मंत्रालय, डी है शिक्षा मंत्रालय। तो बढ़े चलो का मतलब यह नहीं है कि शिक्षा से रिलेटेड होगा, यह है संस्कृति मंत्रालय होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि यह शिक्षा से रिलेटेड नहीं है, यह संस्कृति से रिलेटेड है। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो ए है मालदीव, बी है यूएई, सी है चीन, डी है म्यांमार। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी जे राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी जे यूएई अपना पड़ोसी देश नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा। तो 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप सभी को। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की है। आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी हैदराबाद है या आईआईटी कानपुर है। 11वां क्वेश्चन भी आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए आईआईटी मद्रास ये राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए जो लोग किए हैं आईआईटी मद्रास ये राइट होगा। देखते हैं 12वां क्वेश्चन, स्क्रीन पर देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में
12वां क्वेश्चन देख लीजिए, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? ए है नरेंद्र मोदी, बी है अनुराग ठाकुर, सी है स्मृति ईरानी और डी है अमित शाह। तो ऑप्शन नंबर डी अमित शाह इज राइट होंगे, क्योंकि अमित शाह हमारे देश के गृह मंत्री हैं, तो वह सुरक्षा से रिलेटेड जो भी राष्ट्रीय सुरक्षा होती है उनकी जिम्मेदारी रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा। आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन, आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? ए है उत्तराखंड, बी है राजस्थान, सी है गोवा, डी है केरल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका गोवा इज राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी गोवा इज राइट होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। अब ज़्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ और तो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोगों को खाली मैं आंसर जो है वह प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप लोग अपना मिला लेंगे तो अच्छा रहेगा। कौन सा सही है कौन सा गलत है आप लोग मिला लेंगे तो ठीक रहेगा। जैसे 14वां क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए है 10 नवंबर, बी है 15 दिसंबर, सी है 22 मई, डी है 1 अप्रैल। तो सी ऑप्शन इज राइट, 22 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज आप सभी का राइट होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, 15वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन दी है। ए है माजुली द्वीप, बी है लुलू द्वीप, सी है श्रीरंगम द्वीप, डी है मानपुरा द्वीप। तो ऑप्शन नंबर ए माजुली द्वीप इज राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, माजुली द्वीप। चलिए फ्रेंड 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सब क्वेश्चन, जैसा कि ए है इनमें से कोई नहीं, बी है हंगेरियन पाउंड, सी है हंगेरियन नायरा, डी है हंगेरियन फोरिंट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हंगेरियन फोरिंट इज राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा, हंगेरियन फोरिंट इज राइट। सत्रहवां क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। ए है गोवा, बी है केरल, सी है महाराष्ट्र, डी है आंध्र प्रदेश। तो 17वें का ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश इज राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा, आंध्र प्रदेश। 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या होती है? ये तो आप सभी को पता ही होगा, 25 वर्ष होती है। उम्र करने के लिए 25 वर्ष रहनी चाहिए आप सभी की, यह राइट होगी। आप सभी लोग अपना एग्जाम बहुत बढ़िया दिए होंगे, तो मुझे आशा है ही है, क्योंकि क्वेश्चन उतने हार्ड तो नहीं दिख रहे हैं। काफ़ी मैथ को छोड़कर, जो मैथ की सब्जेक्ट हैं उसको छोड़कर और सभी चीज़ें सामान्य ही आप सभी को देखने को मिली होंगी। 19वां क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी आया था। UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? ए है यूनाइटेड नेशंस फेडरेशन काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज, बी है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज, सी है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और डी है यूनाइटेड नेशंस फेडरेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग अच्छा किए होंगे, हमको इंपॉर्टेंट लगा क्वेश्चन यह, क्योंकि बहुत ही यह अच्छी क्वेश्चन थी। और तो ऑप्शन नंबर सी इसका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका ऑप्शन नंबर सी इज इसका फुल फॉर्म यही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा। 20वां देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ए है आंध्र प्रदेश, बी है कर्नाटक, सी है केरल, तो डी है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ये राइट होगा, उत्तर प्रदेश का यह लोकप्रिय नृत्य है। तो आगे देखिए 21वां क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? ए है इनमें से कोई नहीं, बी है जर्मनी, सी है स्विट्जरलैंड, डी है USA। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा। अब 22वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी है गुलजार, सी है स्वामी विवेकानंद, डी है महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद की यह किताब लिखी हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा। फ्रेंड अब आप सभी के हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं, जो आप सभी के गद्यांश और जो पढ़ के आपको आंसर देने होते हैं। हमको आशा है कि आप लोग बहुत अच्छा किए होंगे ये सब क्वेश्चन। जैसा कि बहुत अब इसमें पढ़ने में हम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। इसको आप लोग सीधे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं। 23वां आप लोगों को दिख रहा होगा, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? ए है इतिहास बताकर, बी है पूरी जानकारी देकर, सी है दुष्प्रभावों को सामने लाकर और डी है दर्पण के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा, और दर्पण के माध्यम से ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा। चलिए इसका आगे देखते हैं। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? 24वां देख लीजिए आप लोग। ए है इनमें से कोई नहीं, बी है साहित्यकार समाज की रूपरेखा को कल्याणकारी और सुखद मार्ग द्वारा प्रस्तुत करने से सदा पीछे ही रहता है, सी है
साहित्यकार तोपों और तलवारों की शक्ति का प्रयोग करता है। डी है साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इजे बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी इजे राइट होगा। 25वां क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है। ए है समाज में फैली अनैतिकता, अराजकता, निरंकुशता जैसे अवांछनीय तत्वों के दुष्प्रभावों को साहित्य द्वारा ही जाना जाता है। बी है साहित्य समाज का दर्पण मात्र नहीं है, अतएव साहित्य द्वारा राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि नहीं जाने जा सकते। सी है राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। डी है साहित्य समाज का दर्पण होता है, इसलिए साहित्य द्वारा पुराने समाज की बुराइयों का परिचय प्राप्त होता है। तो 25वें का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 25वें का ऑप्शन नंबर सी आप लोग जो लोग किए होंगे, राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट होगा। आप लोगों का ऑप्शन चेंज हो सकता है, तो आप लोग अपना ऑप्शन देख लीजिएगा मिलाकर कि आंसर क्या है। 26वां आप लोग देख लीजिए, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है। ये है क्योंकि साहित्य समाज में फैली अनैतिकता, अराजकता, निरंकुशता जैसे अवांछनीय तत्वों के दुष्प्रभाव को हमसे छिपाता है, क्योंकि साहित्य समाज की प्राचीन परंपराओं से जुड़कर अंधविश्वास जैसे दूसरों को स्वीकार करना सिखाता है। और सी है क्योंकि साहित्यकार केवल समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों को दर्शाता है। और डी है क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों का प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग। 26वां भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 26वां। तो जैसा इसका ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग इसको राइट किए होंगे, मुझे आशा है ऑप्शन नंबर डी आप लोग किए होंगे, तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसा कि ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है, बिल्कुल राइट है। 27वां क्वेश्चन देख लीजिए, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है। आप लोगों को पता है, ए है साहित्य का भविष्य, बी है साहित्य और शिक्षा, सी है समाज और डी है साहित्य और समाज। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा, क्योंकि साहित्य और समाज की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। यह भी एक बहुत ही बड़ी गद्यांश है, तो आप अब इसको पढ़ने में ज़्यादा समय हम लोग जाया नहीं करते हैं, सीधे क्वेश्चन पर इसके ध्यान देते हैं। इसके सीधे क्वेश्चन पर देखते हैं। 28वां क्वेश्चन है, गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ। ए है क्षणभंगुर, बी है श्रद्धा, सी है शाश्वत, डी है निमित्त। तो ऑप्शन नंबर ए क्षणभंगुर ये राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए क्षणभंगुर जो किए होंगे उनका राइट होगा। 29वां देख लीजिए, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए। ए है इनमें से कोई नहीं, बी है श्रद्धापूर्वक अंत्य विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें, और सी है सत्य की तलाश शरीर द्वारा संभव है, और डी है सोते जागते समय समय राम नाम का सुमिरण करते रहें। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी अंत विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल राइट होगा। चलिए 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जिज्ञासु को सत्य और अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए। ए है सत्य और अहिंसा के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वह मार्ग बहुत तंग है, और बी है सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, सी है संकटों के इस निमित्त को नाश करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और डी है संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। तो बताइए आप लोग इसका क्या राइट होगा। 30वें का 30वां भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को मैं बता देता हूँ 30वां का क्या होगा। 30वें का होगा ऑप्शन नंबर सी ये राइट होगा। संकटों के निमित्त को नाश करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं, 31वां क्वेश्चन देखते हैं। 31वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, सत्य और अहिंसा के मार्ग को अस्सी की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है। ए है सभी उत्तर ठीक है, बी है सत्य और अहिंसा की डोर पर चलना सीधा और सरल है, सी है क्योंकि वह हरि का मार्ग, और डी है क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि सत्य के राह पर चलना बहुत ही मुश्किल है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। 32वां क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ए है ये सभी, बी है अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें, सी है हरि के मार्ग पर चलें, और डी है सत्य की आराधना करें। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी ये राइट होगा। अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल राइट होगा। आप लोग किए होंगे मुझे आशा है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। यह देख लीजिए आप लोग का मैथ का क्वेश्चन आ गया है। मैं इसमें ज़्यादा कुछ आप सभी को एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसलिए आप लोग आंसर इसको अपना देख लीजिए कौन सा राइट होगा। 33वां देख लीजिए आप लोग, जैसा कि 33वां का होगा। इसमें क्वेश्चन देखिए, एक वो दे दिया है बना के, अपना टेबल एक बना के दे दिया है। इसमें पूरा वर्ष, वेतन और ईंधन तथा परिवहन, बोनस, ऋणों पर ब्याज और कर पूरे उसने दर्शा दिया है। तो 33वां आप लोग देख लीजिए, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी। ए है 30.12 लाख, बी है 28.82 लाख, सी है
22.42 लाख, डी है 26.66 लाख। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इजे राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी इजे 26 ऑप्शन नंबर डी इजे 26.66 लाख कीजिए। ऑप्शन नंबर डी इजे आप सभी का राइट होगा। और 34वां क्वेश्चन देख लीजिए, जैसा कि इसमें भी लिखा गया है, दी गई उपाधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। अभी बढ़िया क्वेश्चन था। आप सभी का ग्राफ और जो टेबल थी वह तो नॉर्मल आई थी, लेकिन एक टेबल जो आप लोगों को देखने को मिली है वह काफ़ी हार्ड आप सभी को लगी होंगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें से हार्ड भी थे। और 34वां का जैसा राइट होगा ऑप्शन नंबर आप लोगों को पता ही होगा, जैसा कि 34वां का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 0.6% ये ऑप्शन नंबर बी ये राइट होगा। 0.6% ये राइट होगा। अब 35वां देख लीजिए, 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था। ए है 75.75% और बी है 72.67% और सी है 68.33% और डी है 70.33%। बताइए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 68.33%। ऑप्शन नंबर सी ये राइट होगा। आप लोग अपना देख लीजिएगा, अगर किए होंगे तो बिल्कुल राइट होगा। और 36वां क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः लगभग क्या है। ए है 105:108, बी है 15:18, सी है 4:7, डी 109:151। तो इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 109:151 ऑप्शन नंबर डी इजे राइट होगा। आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी इजे बिल्कुल राइट होगा। और 37वां क्वेश्चन देख लीजिए, वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है। ए है 582.08 लाख, बी है 738.44 लाख, सी है 500.4 लाख, डी है 586.02 लाख। तो बताइए क्या होगा, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी जे राइट होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी जे राइट होगा। 738.44 लाख ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट होगा। यह देख लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ही इसकी लेवल थोड़ी अधिक थी, इसमें ज़्यादा कुछ दिया हुआ है। आप लोग देख लेते हैं एक बार इसको आप लोग टेबल को एक बार देख लेते हैं। कार का माइलेज और प्रतिदिन उपयोग हुए डीजल की औसत मात्रा और 10 दिनों के दौरान कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय पूरा दिया गया है। जैसे कार के पूरे नाम दिए गए हैं, अल्टो, स्विफ्ट, टियागो, मिनी, क्विड। तो आप सभी को इसी में से देखकर अपना निकालना है। तो आप लोग बिल्कुल किए होंगे। इसका क्वेश्चन आप लोग ले लेते हैं। 38वां देख लीजिए, 10 दिनों के दौरान अल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था। ए है 25:36, बी है 5:6, सी है 10:11, डी है 11:10। तो बताइए 38वें का क्या होगा, तो 38वें का होगा ऑप्शन नंबर ए ये बिल्कुल राइट होगा। 25:36 ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट होगा। 39वां देख लेते हैं, अल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है तो अल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे के से मिलने के अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात करना है। यह सब क्वेश्चन बहुत ही हार्ड आप सभी को लगे होंगे, क्योंकि यह सब क्वेश्चन के लेवल अलग थे, मानना पड़ेगा। यह सब क्वेश्चन बहुत ही अलग थे। तो आप लोग आंसर पे सिर्फ आप लोग आंसर मिलाइए। आप लोग के लिए जैसा कि ऑप्शन नंबर इसमें 0 घंटा ही राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी 0 घंटा ऑप्शन नंबर बी ये राइट होगा। और देखते हैं फ्रेंड, जैसा कि 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या होगा। 40वां क्वेश्चन है, दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय से अनुपात ज्ञात कीजिए। ए है इनमें से कोई नहीं, बी है 56:99, सी है 44:47, डी है 7:9। तो इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी फ्रेंड, बहुत ही इसमें भी आप सभी का दिमाग खराब हुआ इन सब क्वेश्चनों में, मुझे पता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी 56:99 होगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का बिल्कुल राइट होगा। जो लोग किए होंगे उनको नंबर बिल्कुल मिलेगा, उनका राइट है। फ्रेंड 41वां क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना था। ए है 9:5, बी है 18:5, सी है 9:25, डी है 18:25। तो इसका क्या होगा फ्रेंड, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन अभी थी। यह सब क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल की थी, माननी पड़ेगी ये सब क्वेश्चन बहुत ही। तो इसका ऑप्शन नंबर डी 18:25 ऑप्शन नंबर डी आप लोग किए होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका 18:25 राइट होगा। और 42वां क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी क्रम से 150 घंटों और 300 घंटों में तय करती है, तो कार ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर ज्ञात करना है। ए है 61 किलोमीटर घंटा है,
ए है 61 किलोमीटर घंटा है, बी है 60 किलोमीटर घंटा है और सी है 50 किलोमीटर घंटा, डी है 51 किलोमीटर घंटा है। तो 42वें का होगा, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है अभी है। तो 42वां का आप सभी का होगा ऑप्शन नंबर ए 61 किलोमीटर घंटा। ऑप्शन नंबर ए जो लोग किए होंगे उनका राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए 61 किलोमीटर घंटा ही ये राइट होगा। और 43वां क्वेश्चन देख लीजिए, यह भी मैथ का क्वेश्चन ही है, यह भी एक ग्राफ तालिका दिया गया है आप सभी को। तो इसमें आप लोगों को दिया गया है कि निम्न रेखा आलेख का अध्ययन करें जो 2001 से 2006 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी में शामिल होने और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या दर्शाता है। वर्ष 2000 के दौरान ना तो कोई कर्मचारी कंपनी में शामिल हुआ है और ना कहीं कंपनी छोड़कर गया है। यही आप लोग का वो है ग्राफ है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। इसका 43वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी थी? ए है 5500, बी है 5300, सी है 5000, डी है 4650। तो 43वां भी अच्छी क्वेश्चन है। इसका देखते हैं क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 5000 बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी जो लोग किए होंगे उसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी 5000 बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। 44वां क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना रहा है? यह भी बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। तो इसका 9:13। ऑप्शन नंबर ए ये आप सभी को राइट मिला होगा। ऑप्शन नंबर 9:13 आप लोग किए होंगे तो राइट होगा। 45वां देख लेते हैं। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि की कमी अधिकतम हुई है? तो ए है 2004, बी है 2003, सी है 2001, डी है 2002। तो ऑप्शन नंबर डी 2002 ये राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी अगर 2002 आप लोग लगाएंगे तो बिल्कुल राइट होगा। और 46वां आप लोग देख लीजिए, स्क्रीन पर 46वां भी दिख रहा है। 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी हुई है? ए है 4%, बी है 3% और सी है 1%, डी है 2%। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 1% की वृद्धि और कमी में अंतर आई है। तो यही आप सभी की ऑप्शन नंबर सी 1% आप लोग का राइट होगा। 1% ये राइट होगा। 46वां क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने परसेंट है? ए 97.35%, बी 98%, सी है 93.75% और डी है 96.15%। तो इसका 47वां का होगा ऑप्शन नंबर डी 96.15%। ऑप्शन नंबर डी ये राइट होगा। 96.15% अगर आप लोग किए होंगे तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट हुआ होगा। फ्रेंड स्क्रीन पर सभी को 48वां क्वेश्चन दिख रहा होगा। यह भी एक आप सभी का ग्राफ दिया हुआ है, जैसा कि विगत वर्षों में कंपनी द्वारा खिलौनों का उत्पादन लाख में आप सभी को दिया गया। आप लोग अपना देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन को हम ध्यान में देखते हैं। 48वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? ए है 2017, बी है 2015, सी है 2012, डी है 2013। तो ऑप्शन नंबर ए इसका 2017 ये राइट होगा। अगर आप लोग 2017 लगाए होंगे तो बिल्कुल राइट होगा। आप लोग अपना मिला लेंगे, अपने क्वेश्चन पेपर से मिला लीजिए, क्योंकि ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं और क्वेश्चन आप सभी के आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन सब कुछ वही सेम है। तो चलिए 49वां क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? ए है 4, बी है 3, सी है 1, डी है 2। तो 4 औसत होगा, 4 वर्षों से उत्पादन अधिक था। तो ऑप्शन नंबर ए 4 अधिक होंगे। चलिए 50वां देख लेते हैं। 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत की गिरावट कितनी थी? ए है 25%, बी है 20%, सी है 10%, डी है 15%। यह भी अच्छी क्वेश्चन थी फ्रेंड, आप लोग बिल्कुल किए होंगे। तो 20% इसका ऑप्शन नंबर बी ये राइट आप सभी का आया होगा। ऑप्शन नंबर बी ये आया होगा आप सभी का। 91वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यह भी बहुत ही अच्छी क्वेश्चन ऐसे थे। 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग में के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? ए है 2014 से और 2016 तक, बी है 2012 से 17 तक और सी है 2016 और 2017 और डी है 2014 और 2015। तो बताइए क्या राइट होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी 2012 और 2017 ये आप सभी को राइट देखने को मिले होंगे। 2012 से 2017 ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट हुआ होगा। आगे देखते हैं फ्रेंड। स्क्रीन पर आप सभी को क्वेश्चन दिख रहा होगा। 52वां क्वेश्चन है। 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? ए है 111.11%, बी है 128.35%, सी है 183.33%, डी है 137.5%। तो 52 का क्या होगा? आप लोग का ऑप्शन नंबर डी 137.5% बिल्कुल राइट होगा। जो लोग किए होंगे उनका ऑप्शन नंबर डी ये राइट आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। 53वां क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। 53वां क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। संगमरमर पर
पियत्रा ड्यूरा पित्रा दुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था? ए है इनमें से कोई नहीं, बी है औरंगजेब, सी है शाहजहां, डी है अकबर। तो यह भी बहुत ही अच्छी क्वेश्चन थी, आप लोग बिल्कुल किए होंगे ये सब क्वेश्चन। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, ये राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोग लगाएंगे तो बिल्कुल राइट होगा, शाहजहां ये राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। 54वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? ए है नवपाषाण युग, बी है पुरापाषाण युग, सी है ताम्रपाषाण युग, डी है मध्यपाषाण युग। डी है मध्यपाषाण युग, जैसा कि नाम पढ़कर ही लग रहा है कि ताम्रपाषाण युग, तो ऑप्शन नंबर सी जे राइट होगा, क्योंकि ताम्र का यहाँ पर पाषाण युग, ताम्रपाषाण नाम से ही लग रहा है कि तांबे की पहली बार यहीं पर हुआ होगा, तो ताम्रपाषाण ये राइट होगा। 58वां क्वेश्चन देख लीजिए, यह भी इंपॉर्टेंट बहुत अच्छी क्वेश्चन थी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? ए है पाटलिपुत्र, बी है राजगीर, सी है गया, डी है कश्मीर। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी राजगीर, ये राइट रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग लगाए होंगे तो राइट रहा होगा। अब यह देख लीजिए 56वां क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवानमपि प्रियदर्शी भी था? ए भगवान महावीर, बी है गौतम बुद्ध, सी है मौर्य सम्राट अशोक, और डी है मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त। तो 56वां भी बहुत अच्छी क्वेश्चन थी, आप लोग बिल्कुल किए होंगे। तो मौर्य सम्राट अशोक ये राइट होंगे, ऑप्शन नंबर सी ये राइट रहा होगा आप सभी का, मौर्य सम्राट अशोक। 57 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, 57वां क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? ए है शुंग सम्राट, बी है मुगल सम्राट, सी है मौर्य सम्राट, डी है गुप्त सम्राट। तो आप सभी को पता ही होगा उस समय मुगलों का राज था अपने भारत पर, तो ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल राइट होगा, मुगल सम्राट ये आप सभी का बिल्कुल राइट आया होगा। जैसा कि 58 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, 58वां क्वेश्चन भी अच्छी क्वेश्चन है। ए है भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? ए है आचार्य कृपलानी, बी है जयप्रकाश नारायण, सी है एम.के. गांधी, डी है विनोबा भावे। यह भी अच्छी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका विनोबा भावे ये राइट होंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोग विनोबा भावे लगाए होंगे तो राइट रहा होगा। 59 क्वेश्चन देख लीजिए, 59वां जो क्वेश्चन है, दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? ए है इनमें से कोई नहीं, बी है मैडम कामा, सी है कमला देवी चट्टोपाध्याय, डी है पंडिता रमाबाई। तो ऑप्शन नंबर सी कमला देवी ये राइट होंगी, ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोग लगाए होंगे कमला देवी तो ये राइट रहा होगा। 60वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई है? ए है फ्रांसीसी क्रांति, बी है रूसी क्रांति, सी है अमेरिकी क्रांति, डी है औद्योगिक क्रांति। तो ऑप्शन नंबर 60 का रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर 60 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी क्रांति ये बिल्कुल आप सभी का राइट होगा। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए लगाए रहे होंगे तो आप सभी का राइट रहा होगा। 61वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, 61वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? ए है भारत सरकार अधिनियम 1935, बी है क्रिप्स मिशन, सी है वेबल योजना, डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935 ये राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए ये आप सभी का राइट रहा होगा, भारत सरकार नियम 1935 ये राइट है। आप लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, जैसा कि प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? ए है चंद्रशेखर आजाद, बी है भगत सिंह, सी है सुभाष चंद्र बोस, और डी है लाला लाजपत राय। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी ये आप सभी का राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी जो लोग लगाए होंगे सुभाष चंद्र बोस ये राइट रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, 62वां हो गया आप सभी का। आप देखते हैं 63वां क्वेश्चन देखते हैं, 63वां क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? ए है पानी की उपलब्धता, बी है औद्योगिकीकरण, सी है खनिज, डी है शहरीकरण। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी ये राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी खनिज ये बिल्कुल राइट होगा। खनिज अगर आप लोग लगाए होंगे तो आप लोग का राइट रहा होगा। 64वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है? ए है इनमें से कोई नहीं, बी है नेपाल और तिब्बत, सी है भारत और भूटान, और डी है भारत और नेपाल। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी भारत और नेपाल के बीच में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी ये राइट रहा होगा फ्रेंड, भारत और नेपाल। आगे बढ़ते हैं, 65वां क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? ए है गर्म और शुष्क मौसम, बी है निम्न वेग हवाएं, सी है उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, डी है भारत में गगन के मैदानी इलाकों में अल्प दाब तंत्र। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी
तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी निम्न वेग हवाएं। ऑप्शन नंबर बी निम्न वेग हवाएं अगर आप लोग लगाए होंगे तो बिल्कुल राइट रहा होगा। अब देखते हैं 66 क्वेश्चन देख लेते हैं। 66वां क्वेश्चन है भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से आगे है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट रहा होगा। जो लोग लगाए होंगे ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी 5.5 घंटा आप सभी का राइट रहा होगा। आगे चलते हैं फ्रेंड। 67 क्वेश्चन देख लेते हैं। 67 ये बहुत इंपॉर्टेंट था। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? ए है यह सभी, बी है सिंचाई, सी है उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, डी है रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए ये बिल्कुल राइट होगा। यह सभी रहे थे तो ऑप्शन नंबर ए ये आप सभी का यह सभी ये राइट रहा होगा। 68वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ए है कोसी, बी है घाघरा, सी है हुगली, डी है दामोदर। तो ऑप्शन नंबर ए कोसी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ये राइट रहा होगा, क्योंकि बिहार में शोक इसे कहा जाता है क्योंकि बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, इसकी वजह से कोसी ये राइट होगा। 69 क्वेश्चन देख लीजिए। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? ए है वित्त मंत्रालय, बी है राष्ट्रीय विकास परिषद, सी है वित्त सचिव, डी है भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय विकास परिषद ये राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी सभी का राइट होगा। इसके जो प्रधान होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के, उनके द्वारा यह स्वीकृति दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का बी बिल्कुल राइट रहा होगा। 17वां क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छी क्वेश्चन है। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? ये सूचना प्रौद्योगिकी, बी है तृतीयक, सी है प्राथमिक, डी है द्वितीयक। तो ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक ये राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी ये प्राथमिक ये राइट रहा होगा फ्रेंड। अगर आप लोग किए होंगे प्राथमिक तो बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। 71 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? ए है सिडबी, बी है आईसीआईसी बैंक, सी है भारतीय स्टेट बैंक, डी है एचएसबीसी बैंक। तो ऑप्शन नंबर ए सिडबी ये राइट रहा होगा। सिडबी एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का सिडबी बिल्कुल राइट है। 72वां क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? ए है इनमें से कोई नहीं, बी है एकल स्वामित्व, सी है वैधानिक निगम, डी है विभागीय उपक्रम। तो ऑप्शन नंबर सी वैधानिक निगम इजे आप सभी का राइट रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी वैधानिक निगम इजे आप सभी का राइट है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। 73वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ए राज्यों के मुख्यमंत्री, बी है प्रधानमंत्री, सी है राष्ट्रपति, डी है उपराष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं होते हैं, यह राज्य तक ही सीमित रहते हैं। जो भारत की संघ होती है इसमें ये तीनों लोग रहते हैं, प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, यह भारत की संघ कार्यकारिणी में हिस्सा होते हैं। और चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 74वां क्वेश्चन देखते हैं। 74वां क्वेश्चन सभी को दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? ए 124, बी 122, सी 118 और डी 120। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए ये बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए 124 ही आप सभी का राइट रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए अगर आप लोग 124 किए होंगे तो बिल्कुल आप सभी का राइट होगा। 75वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास रहती है? ए है इनमें से कोई नहीं, बी है राष्ट्रपति, सी है संसद सदस्यों और डी है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। यह भी अच्छी क्वेश्चन थी। 75वां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी फ्रेंड। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल राइट होगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास यह मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति रहती है। इन सभी के पास जो मौलिक अधिकार होता है वह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट रहा होगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 76वां क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं फ्रेंड। 76वां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? ए है इनमें से कोई नहीं, बी है वित्त मंत्रालय, सी है रक्षा मंत्रालय, डी है गृह मंत्रालय। 76वां भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थी। तो आप लोग इसमें होगा इनमें से कोई नहीं, आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर ए इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए ये बिल्कुल राइट रहा है फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। 77वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? ए है इनमें से कोई नहीं, बी है राष्ट्रपति, सी है संसद, डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी संसद के पास रहती है। कहीं पर भी कुछ भी स्थापित करने के लिए संसद के पास पूरी अधिकार रहती है कि संसद के द्वारा कुछ भी किया जा सकता है। जो भी कानून पारित होती है संसद ही करता है। तो आप लोग ऑप्शन सी बिल्कुल राइट किए हैं, बिल्कुल राइट है।
78वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? ए है फ्लैक्स, बी है नायलॉन, सी है कॉटन, डी है जूट। तो नायलॉन बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। जो लोग किए होंगे नायलॉन इज राइट रहा होगा आप सभी का। 79 क्वेश्चन देख लेते हैं, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ए है वायु प्रदूषण, बी है पृथ्वी से दूरी, सी है उसके तापमान, डी है दबाव। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल राइट होगा, उसके तापमान पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बढ़िया रहा है, बिल्कुल राइट रहा है। 80वां देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ए है ऑक्सीजन, बी है पाइप्ड प्राकृतिक गैस, सी है ग्रीन हाउस गैस, डी है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं वह ऑप्शन नंबर सी ये राइट होगा। यही ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती हैं, ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का बिल्कुल राइट है। 81वां क्वेश्चन देख लीजिए, न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? ए है हृदय, बी है वकृत, सी है फेफड़े, डी है वित्त। तो क्या इसका राइट होगा? 81वां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर फेफड़ा ही ये बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी, फेफड़े पर आप सभी को यह अंग प्रभावित करती है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट होगा, फेफड़ा ही राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। 22 दोस्तों 82 क्वेश्चन देख लेते हैं, 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने परसेंट व्यक्ति ऐसे हैं जो कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 30%, बी है 20%, सी है 25%, डी है 15%। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, 20% व्यक्ति जो ऐसे हैं कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 20% ऐसे लोग हैं जो समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 20% ये राइट होगा, आप लोग अगर किए होंगे तो राइट है। 83 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए फ्रेंड, 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है। 5वां परिणाम क्या होगा? ए है 50, बी है 12.5, सी है 1, डी है 10। यह भी बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए 50 ही राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए अगर आप लोग लगाए होंगे 83 में तो साइन ऑप्शन नंबर ए अगर आप लोग लगाए होंगे 50 लगाए होंगे तो बिल्कुल राइट रहा है आप सभी का। 84 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, आप लोग का 84 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मैं बता देता हूँ। 84 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14.26 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी अगर 14.26 आप लोग लगाए हैं तो बिल्कुल राइट है आप सभी का। आगे देखते हैं, पादप कोश का भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? ए है फ्रक्टोज, बी है सुक्रोज, सी है सेलुलोज, डी है ग्लूकोज। तो इसका क्या होगा फ्रेंड? तो इसका होगा आप लोगों को पता ही होगा इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सेलुलोज ये बिल्कुल राइट होगा। अगर आप लोग लगाए होंगे ऑप्शन नंबर सी सेलुलोज लगाए होंगे तो बिल्कुल आप सभी का राइट रहा है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, 86 देख लेते हैं, यह भी अच्छी क्वेश्चन है। आप लोग का 86 देख लीजिए, इसको आप दोनों को गुणा करके इसमें से माइनस कर देंगे तो आप सभी का आंसर बिल्कुल आ जाएगा। 86 क्वेश्चन यही है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो आप सभी को देखने को नहीं मिली होंगी। जैसा कि इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, 30 इजे राइट होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इजे राइट रहा होगा। 87 क्वेश्चन देख लीजिए, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रही थी। 87 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। खाली मैं आप सभी को आंसर शेयर कर रहा हूँ, जो आंसर की है बस मैं वही शेयर कर रहा हूँ। तो 87 का होगा ऑप्शन नंबर बी, 100 इजे बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी 87 का बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी जो लोग 100 लगाए होंगे बिल्कुल राइट है। फ्रेंड 88 क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? ए है जोड़मेल, डी है कर्कश खुरखुरा, सी है निषिद्ध तुच्छ और डी है नूतन पुरातन। तो ऑप्शन नंबर डी नूतन पुरातन ये बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग अगर किए होंगे ऑप्शन नंबर डी नूतन पुरातन ये राइट रहा है। ऑप्शन नंबर डी ये राइट है। अब 89 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए है उपद्रव मचाना, बी है असंभव बातों की कल्पना करना, सी है भूला हुआ दुख पुनः याद करना, डी है गुणात्मक वृद्धि होना। तो यह है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, असंभव बातों की कल्पना करना। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट है। जो लोग असंभव बातों की कल्पना करते हैं उनको ख्याली पुलाव पकाना कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी ये राइट होगा फ्रेंड। 90 क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रही है। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। ए है महापलर ऋषि, बी है महीपलर ऋषि, सी है मैं ऋषि, डी है मैं प्लस अहिर्षि। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट था, महापलर ऋषि। ऑप्शन नंबर ए जो लगाए हैं बिल्कुल राइट है आप सभी का। 91 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? शब्द युग्म है, अर्थभेद है, यहाँ पर दिया हुआ है। ए है अवलंब अविलंब अधर विलोकित, बी है अपेक्षा उपेक्षा,
और आशा निराधार, सी है अंश अंश हिस्सा कंधा, और डी है अनिल अनल हवा आग। तो इसका बिल्कुल राइट होगा ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट होगा। अवलंब अविलंब अधर विलोकित ये आप सभी का राइट रहा है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग अगर किए हैं तो आप सभी का राइट है। 92 क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? ए है रीता रिक्त तिक्त, बी है मनोरथ स्मिता विलय, सी है दानो निशाचर अंबक, और डी है पार्वती रुद्राणी भवानी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी पूरा राइट है क्योंकि पर्यायवाची परस्पर शब्द इसी के हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज आप सभी को राइट देखने को मिले होंगे, आप लोग किए होंगे तो आप सभी का राइट होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। या आप सभी का इंग्लिश का आ गया, पैसेज आ गया इंग्लिश का। इसमें ज़्यादा पढ़ने पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि पढ़ेंगे तो आप सभी का टाइम भी वेस्ट होगा और अपना भी टाइम वेस्ट होगा। इसमें पढ़ने पर ध्यान नहीं देते हैं, सीधे आप सभी को आंसर मैं बताता हूँ। आप लोग आंसर बस नोट कर लीजिए इसका क्या होगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है वाच कैरोलाइंस वेदर एन आउटडोर टाइप। बताइए 92वां क्वेश्चन है ये, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। 92 नहीं है, 93 है, 93 क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर डी इसका नो इजे राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी अगर आप लोग किए होंगे नो इजे इसमें राइट रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी इजे राइट रहा है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। 94 क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई वियर द स्क्वाड्स कलेक्टेड? ए है फॉर बैटिंग, बी है फॉर कुकिंग, सी है फॉर ईटिंग, डी है फॉर सेलिंग। तो आप सभी का क्या होगा इसमें से राइट? तो आप लोग को पता ही है फॉर बैटिंग इजे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहा है। ऑप्शन नंबर ए फॉर बैटिंग इजे अगर आप लोग किए होंगे तो बिल्कुल राइट होगा। 95 क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रही है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? ए है बेटी, बी है चाची, सी है माँ, डी है पत्नी। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन थी, इसमें काफ़ी बच्चे उलझ गए थे और काफ़ी बच्चों ने इसमें माँ लगा दिया है आंसर। तो माँ इसका गलत आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका होगा पत्नी इजे राइट होंगी। ऑप्शन नंबर डी पत्नी इजे राइट होगी। जो लोग पत्नी लगाए होंगे उनको 1 नंबर बिल्कुल मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें असंगत अलग करना है, जैसे कि 8 है, 27 है, 64 है, 100 है, 125 है, 216 है, 343 है। तो असंगत इसमें अलग करना है। ए है 343, बी 125, सी है 27, डी है 100। तो जैसे कि इसमें से सबका क्यूब होगा तो इसमें से राइट होगा ऑप्शन नंबर 100, क्योंकि 100 का क्यूब नहीं होगा, 100 स्क्वायर होगा तो 100 का क्यूब होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का डी ये बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग जो 100 किए होंगे वो राइट रहा होगा। इसमें से अलग करना था, संगत अलग करना था, तो ऑप्शन नंबर डी जो 100 है वह स्क्वायर है और बाकी जो है क्यूब हैं, तो इसीलिए इसको असंगत माना जाएगा, तो इसको अलग कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर आप लोग अगर 100 लगाए हैं तो बिल्कुल राइट है। 97 क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ए है मंगलवार, बी है रविवार, सी है सोमवार, डी है शुक्रवार। 97 क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी क्वेश्चन थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी शुक्रवार ये राइट रहा है। अभी मैं इसमें ज़्यादा जोड़ घटाना करने की आप सभी को सलाह नहीं दूंगा, आप लोग बस अपना मिला लीजिए। अगर राइट है तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट होगा। शुक्रवार अगर लगाए होंगे तो बिल्कुल राइट रहा होगा। ठीक है फ्रेंड। और 98 देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है निम फॉर द वर्ड पार्शियल। तो पार्शियल का मतलब हो गया ए है अनब्रोकन, बी है परफेक्ट, सी है इनकम्प्लीट, डी है इंटैक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इनकम्प्लीट ये बिल्कुल राइट होगा। अगर आप लोग इनकम्प्लीट लगाए होंगे तो बिल्कुल राइट रहा होगा, क्योंकि पार्शियल का मतलब आप सभी का इनकम्प्लीट होता है, तो यह बिल्कुल राइट है। 99 क्वेश्चन लिख लेते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम डिसपॉइंट का आप सभी को एंटोनिम्स बताना है, इसका पर्यायवाची बताना है क्या होगा इसमें। ए है मीट, बी है एग्जाम्पल, सी है सेल, डी है सेटिस्फाई। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। सेटिस्फाई बिल्कुल राइट रहा होगा। अगर आप लोग को इतना लगाए ही होंगे, आप लोग बिल्कुल राइट किए होंगे। ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई ये राइट रहा होगा। अब 100वां क्वेश्चन लिख लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। हमारे जो बुकलेट हमको जो मिला है, जो हम कहीं से जो जहाँ पे प्राप्त किए हैं, किसी स्टूडेंट के जरिए जहाँ प्राप्त किए हैं, आप सभी का देखिए, आप सभी का जो होगा क्वेश्चन होगा आगे पीछे हो सकता है, तो आप लोग मिला लीजिएगा। अगर आप सभी का राइट होगा तो मैं यही सब पूरा यहीं से बता दिया हूँ। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरीज। ए है फिजिकोलॉजी, बी है फिलियोलॉजी, सी है बायोग्राफी, डी है लेक्सिकोग्राफी। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी लेक्सिकोग्राफी जो राइट रहा होगा। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी लगाए होंगे तो बिल्कुल राइट रहा होगा। फ्रेंड बस आज के लिए इतना ही। यह हम क्वेश्चन आप सभी को 15 तारीख को जो मॉर्निंग में जो आप सभी की एग्जाम हुई थी यूपी त्रिपल पेट आप लोग जो देने गए थे फर्स्ट पाली में, आप लोग जो 10 बजे से जो आप सभी का एग्जाम हुआ था 15 तारीख को, उसका यह क्वेश्चन सेट है। यही क्वेश्चन पूरी आई थी। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन
मैथ में कुछ क्वेश्चन ऐसी थी, कुछ ग्राफ, कुछ टेबल ऐसे थे, ग्राफ नहीं लेकिन जो टेबल है उसमें से एक आध टेबल, जैसे वो गाड़ी वाली टेबल हो गई, जो क्रेटा हो गई, सेल्टोस हो गई, जो ये सब गाड़ियाँ थी इक्विड थी, उसमें काफ़ी बच्चे परेशान हुए हैं, यह सुनने में मिला है, क्योंकि क्वेश्चन वाकई हार्ड था। तो आप सभी का मुझे आशा है कि बहुत अच्छी क्वेश्चन गई होगी, बहुत आप सभी का अच्छा एग्जाम गया होगा। तो फ्रेंड बस आज के लिए इतना ही, मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहूँगा। मैं बस आप सभी को अपना बता दिया हूँ, जो भी चीज़ें हैं आप लोग अपना मिला लीजिएगा, अगर सही होगा तो आप सभी को बस आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड। बस आप सभी अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलूंगा मैं आप सभी से अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, कुछ नई वीडियो लेकर। धन्यवाद दोस्तों।